हम लोग जो पढ़ते थे इंटर में तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की कोई चर्चा नहीं। आज बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बिना लड़की नहीं रह सकती, लड़का नहीं रह सकते। गांधी मध्यम मार्ग को अपनाते थे, गांधी अहिंसा की बात करते थे, गांधी राम राज की बात करते थे, गांधी कट्टर हिंदू थे। पिताजी से पूछे कि यह खेत किसका है, तो धान का खेत है। तो लोग धान का खेती करते थे, गोली क्यों नहीं उपजाते हैं? गरीब हो अमीर हो सभी लोगों ने एक लक्ष्य था, देश की आजादी कराना। क्या आपको लग रहा है कि 78 साल के बाद पूर्ण रूपेण आजादी भारत को मिल चुकी है? जी नहीं, पूर्ण रूपेण आजादी नहीं मिली है। 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था और उसमें कांग्रेस का डिवाइडेशन हुआ था और नरम दल और गरम दल में बटे थे। तिलक बिपिन चंद्रपाल गरम दल के थे, गोखले नरम दल के जो गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नमस्कार, आप सच टॉक्स देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो कल आजादी की 78वीं वर्षगांठ है और पूरा देश कल इसे सेलिब्रेट करेगा। हर एक देशवासी के दिलों में जुनून रहती है 15 अगस्त को लेकर, आजादी दिवस को लेकर। तो हमारे साथ एक शिक्षक हैं, इतिहास के टीचर और इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। अभी मैंने उनसे सुना कि वो अच्छी तरीके से 15 अगस्त को डिफाइन कर रहे थे। तो मेरी और वो जीएस पढ़ाते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी भी करवाते हैं। तो जिज्ञासा हुई उनसे बात करने की कि वो क्योंकि अच्छा ज्ञान दे रहे हैं तो उनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी जी जी, धन्यवाद। तो आप एक अच्छे तरीके से 15 अगस्त को डिफाइन कर रहे थे, तो आप मुझे एक ब्रीफ बताएंगे कि 15 अगस्त की आजादी कैसे मिली और आजादी के बाद के क्या अभिप्राय हैं? देखिए, आजादी के पहले और आजादी के बाद। आजादी के पहले बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्रामी थे वो देश कुर्बान किए और उसके मन में उसकी इच्छा थी देश के आजादी कराना और देश के आजादी कराए। मैंने पहले भी बोला था, देश की आजादी में करतार सिंह सराभा, खुदीराम बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर की हम याद करते हैं और झंडोत्तोलन करते हैं। उन लोग में जज्बा था। भगत सिंह के फिर एक कहानी कहते हैं। भगत सिंह जब बचपन में थे तो भगत सिंह धान के खेत में घूम रहे थे, तो उनके पिताजी से पूछे कि यह खेत किसका है, तो धान का खेत है। तो लोग धान का खेती करते थे, गोली क्यों नहीं उपजाते हैं, मतलब बंदूक से गोली क्यों नहीं उपजाते हैं? तो उनके पिताजी भाप गए थे कि यह बालक आगे चलकर बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्रामी बनेगा। भगत सिंह जब बचपन में ही थे, गोली और बारूद की बात करते थे, धान के खेत में घूमना और गोली की बात करना, वैसे क्रांतिकारी थे और देश की आजादी कराए। हर व्यक्ति कराए, शिक्षित हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी लोगों ने एक लक्ष्य था, देश की आजादी कराना। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हम जब इसको बांटते हैं तो आजादी के पंडित नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो पंडित नेहरू ने सबसे पहले लाया इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत उन्होंने प्रथम बार कृषि पर बल दिया था। तो कृषि पर बल देने का कारण क्या था जानते हैं? कृषि प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर बल दिया गया था क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग भूखे रहते थे। इसके बाद सेकेंड जब योजना लगा तो उद्योग पर लगा, यानी देश के विकास के लिए बहुत सारा काम हुआ। आज जानते हैं देश का विकास कहाँ है? जो दक्षिणी ध्रुव पर, जो चांद पर, अभी जो मोदी जी के काल में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो साइंटिस्ट गया था, विश्व में कोई भी साइंटिस्ट चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचा और भारत ने लॉन्च करवाया चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, ये सबसे पहला है। क्या आपको लग रहा है कि 78 साल के बाद पूर्ण रूपेण आजादी भारत को मिल चुकी है? जी नहीं, पूर्ण रूपेण आजादी नहीं मिली है। अगर आजादी की बात करते हैं तो सर्वांगीण बात कीजिए। आजादी के बाद एक बात नहीं कर सकते हैं। आजादी के बाद में शिक्षा में विकास हो, कृषि में विकास हो, उद्योग में विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, आदमी के बौद्धिक विकास हो। जब तक व्यक्ति के शैक्षणिक विकास, बौद्धिक विकास, शिक्षा में विकास, अगर सर्वांगीण विकास नहीं होता तो आजादी पूर्ण रूप में नहीं मिलता। जीडीपी की बात करते हैं। देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो कृषि में जीडीपी का योगदान 54% था, अभी 16% है। अमेरिका के जैसे देश में 4% है। फिर भी तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है भारत को। कृषि प्रधान, देखिए, जब तक कृषि के क्षेत्र में जीडीपी का योगदान कम नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं करा जाएगा। लेकिन कृषि के क्षेत्र में कहा जाता है, लेकिन भारत में जानते हैं अभी भी मानसून के साथ डिपेंड है जो विकास होना चाहिए। जानते हैं, एक बुक जो हम पढ़ाते हैं, दत्त एम सुंदरम की बुक है, जो हमारे गुरुदेव पीसी वर्मा सर थे, तो पटना यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनसे मैं 2-3 साल इकोनॉमिक्स पढ़ा हूं। उनमें लिखा है भारत एक विकासशील नहीं है, अर्ध विकसित देश है। लेकिन इकोनॉमिक्स के परिभाषा में हम कहते हैं भारत एक विकासशील देश है, लेकिन पूर्ण डेवलप होने में, अरे अभी थोड़ा देर पहले चर्चा हो रही थी, डेवलपिंग नॉट डेवलप, हम डेवलपिंग में अभी ना। हाँ, डेवलप है, अर्ध विकसित है, विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन जो विकास तेजी गति से नहीं होना चाहिए वह तेजी गति से रहे। इसकी इच्छा शक्ति अगर हमसे कहा जाए तो व्यक्तिगत तो है इच्छा शक्ति, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास नहीं है, शिक्षा में विकास नहीं है। शिक्षा में होना चाहिए औद्योगिक शिक्षा, मतलब क्या?
पहली वाली आईए बीए की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा होनी चाहिए आदमी को कोई चीज सिर्फ अपने नैतिक शिक्षा की बात होनी चाहिए, सबसे पहले शिक्षा की बात होनी चाहिए। इस ढंग से विकास होगा। हम फिर अपने मुद्दे पे आते हैं। आजादी में गरम दल के नेता का मुख्य रोल था या नरम दल के नेता का? देखिए, कोई व्यक्ति कोई भी आजादी होता है तब एक दल का नहीं योगदान होता है। अगर हम तुलनात्मक करते हैं 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था और उसमें कांग्रेस का डिवाइडेशन हुआ था और नरम दल और गरम दल में बटे थे। तिलक बिपिन चंद्रपाल गरम दल के थे, गोखले नरम दल के, जो गांधी के राजनीतिक गुरु थे। देखिए, आजादी में किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है। यह व्यक्ति की भूमिका नरम दल और गरम दल, जितना नरम दल की भूमिका है उतना गरम दल की भूमिका है। लेकिन जब देश की आजादी में दोनों को हम सेम भूमिका कहते ही नहीं, कहते गरम दल ज्यादा नरम दल ज्यादा है। अगर गरम दल के भगत सिंह प्रवर्तक थे, चंद्रशेखर प्रवर्तक थे और खुदीराम बोस प्रवर्तक थे, तो नरम दल के उसके अनुयायी गांधी भी प्रवर्तक थे। देखिए, गांधी और भगत सिंह में कॉन्फ्लिक्ट था, विरोधाभास था। किस कारण विरोधाभास था जानते हैं? गांधी कहते हैं किसी व्यक्ति को अगर दिल जीतना है, तो दिल को परिवर्तन करो। चंद्रशेखर आजाद क्या कहते थे? अगर किसी को नहीं मानता है तो बाई हुक्स एंड बाई क्रूक करो। तो गांधी कहते थे आजादी के लिए हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को दिल जीतकर उसके मन को चेंज करके हम आजादी ले सकते हैं। तो देखिए, जो गरम दल के व्यक्ति है, जो आप ही समझिए समाज में दो व्यक्ति है, एक गरम एक नरम। तो गरम व्यक्ति अधिक दिन तक नहीं चलता। एक लोहा है, लोहा को गरम कीजिए, गरम लोहा तुरंत गरम होगा, तुरंत ठंडा होगा। आज जो बुद्ध का बात भी याद आता है, महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? मध्यम मार्ग। गांधी के दिमाग पर वही महावीर और बुद्ध के विचार पर लक्षित था। गांधी मध्यम मार्ग को अपनाते थे, गांधी अहिंसा की बात करते थे, गांधी राम राज्य की बात करते थे। गांधी कट्टर हिंदू थे, लेकिन कभी भी कट्टर हिंदू नहीं तो होने दिए। देखिए, इसमें दोनों की भूमिका हो। लेकिन जब 1917 से लेकर 1947 तक राष्ट्रीय राजनीति में गांधी के इर्द गिर्द भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का राजनीति घूमती रही, तो हम कहते हैं कि नरम दल की भूमिका आगे चलकर अच्छी रही और गरम दल भी रहा, दोनों में कम नहीं रहा। तो एक अंतिम सवाल रहेगा कि जो अभी आजादी का मुख्य परिभाषा जो आजकल के बच्चे भूलने लगे, आप जानते होंगे आसपास आपको जो बच्चे मिलते होंगे उस तरीके की आजादी नहीं मनाते। जैसे अपने टाइम के हम याद करेंगे तो हर एक जैसे महात्मा गांधी का नारा लगता था, ये लगता था, और आज महात्मा गांधी के बारे में आदमी का माइंड से कुछ बदल आएगा। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले जब हम बच्चा थे, हमारे दादा हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, पिताजी भी शिक्षक थे, चाचा भी शिक्षक थे, चाची भी थी, माँ भी थी, क्योंकि मेरे परिवार में सब शिक्षक थे। संयोग से मुझे शिक्षक बनने की कभी मन में इच्छा नहीं थी, क्योंकि लेकिन मुझे भाग लिखा था शिक्षक बनने का। जब हम लोग बच्चा थे तो हमारे दादा गांव में प्रभात फेरी निकालते थे। जब आजादी के दिन हुआ, कुछ गांव के लेकर सफाई सुथरा हो, प्रभात फेरी हो, लोग बताते थे, एक प्रोग्राम करते थे, आजादी के पहले गोष्ठी करते थे कि भाई साफ सुथरा भी रहो, आजादी हम किस ढंग से मनाए, इस ढंग की बात करते थे। लोगों को कॉन्शसनेस करने की बात करते थे, लोगों में वैचारिक था, लोग एक दूसरे के आदर करते थे। लेकिन जो जो विकासशील की ओर बढ़ता गया, वो धूमिल हो रहा है, धीरे धीरे नैतिक पतन होते गया और धूमिल होते गया। आजकल की युवा के कीजिए, मेरे ही क्लास में अगर कहता है कि बॉयफ्रेंड, हम लोग जो पढ़ते थे इंटर में तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की कोई चर्चा नहीं। आज बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बिना लड़की नहीं रह सकती, लड़का नहीं रह सकते। हम लोग भी मुरी नीचा कर उसको एक्सेप्ट करते हैं, झेलना पड़ता है। अगर नदी के धारा, अगर मान के चलिए बाढ़ आती है, गंगा जी के बाढ़ आती है, और गंगा जी के बाढ़ में जब धारा तेज होती है तो सब बह जाता है, बूढ़ हो जवान हो सब कुछ हो, उसी ढंग से बहना पड़ता है। समाज में यह भी तो सिखाता है कि धारा के विपरीत चलेंगे तो हमारा भविष्य सुधरेगा। तो धारा के विपरीत चलने की बात करते हैं हम, लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, थर्ड लॉ की बात करते हैं तो लड़के भी जवाब देते हैं, मन महसूस कर रखते हैं, लेकिन चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, हमारे सर भी है, मनीष सर है, बड़े विद्वान आदमी है, ये क्या कहते हैं, मुन्ना सर भी है, सब आदमी है बैठे हुए हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन एक बहुत गैप है। एक घटना सुनाते अपने परिवार का, मेरा बच्चा है, जब अभी कोचिंग से जाएंगे तब उठेगा वो, तो हम कहेंगे कि तुम उठता क्यों नहीं इतना लेट से, तो जमाना चेंज हो गया, तोहर वाला जमाना दोसर रहो, अब जमाना चेंज होगा। उन्हीं तमाम बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में? देखिए, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में संदेश देना चाहते हैं, हेल्दी माइंड स्लीप्स इन हेल्दी बॉडी। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आप पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले के लोग 4 बजे उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में। बच्चे को हम संदेश देना चाहते हैं, बाबू गांधी की विचार अगर नहीं मानते हो तो भगत सिंह की विचार मानो। अब भगत सिंह सुबह उठते थे 1 बजे नहीं सोते थे। अब भगत सिंह वो गर्लफ्रेंड की कभी चर्चा है, कोई भी इतिहास पढ़ो ना जी, हाँ चर्चा है, प्रेम की चर्चा है, करना चाहिए, इसके हम खिलाफ नहीं है, लेकिन अपनी रोटी, अपने स्वास्थ्य,
पर पहले प्राथमिकता देना चाहिए। अगर स्वस्थ रहेगा तभी पढ़ाई होगा, इसलिए रूटीन में चेंज होना चाहिए, विचार में परिवर्तन होना चाहिए, नैतिक पतन को उठाना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनकी बात को कुछ मानना चाहिए, अपने बात को समावेश करके बुद्ध के मार्ग पर, मध्यम मार्ग पर व्यक्ति को चलना चाहिए। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ इतिहास और सिविल सर्विस के एक शिक्षक थे और उनका विचार कैसा लगा 15 अगस्त को लेकर, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस को लेकर वो उनका विचार आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज।